नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। 20,000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं मिला अब तक। रविंद्र चौबे ने कहा, राज्य सरकार को रिजर्व बैंक से लेना पड़ रहा लोन। लेमरू एलिफेंट रिजर्व का मामला चर्चा में, सरकार अब भी दे रही है गोलमोल जवाब। कोरबा जिले के दौरे पर है आईजी रतनलाल डांगी, जवानों का कर रहे हैं उत्साहवर्धन। भाजपा पार्षद ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, महापौर के चैम्बर में मीडिया कर्मियों से किया विवाद। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ को केंद्र से विभिन्न मदों का मिलने वाला लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बकाया अब तक नहीं मिला है। राज्य के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जीएसटी के अलावा कई अन्य फंड की रकम केंद्र ने रोक रखी है, जिसकी वजह से राज्य सरकार को रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और केंद्र के बीच जीएसटी और अन्य मद को लेकर तकरार जारी है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने राज्य को काफी कम रकम दी, जबकि राज्य सरकार ने कई बार रुपयों की मांग की। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसका जिक्र करते हुए बताया कि केंद्र सरकार अगर पैसे नहीं देगी तो राज्य का काम कैसे चलेगा। यही वजह है कि सरकार को ऋण लेकर अपना काम करना पड़ रहा है। लगातार केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का जीएसटी लगभग 11 से 12 हजार करोड़, 3,000 करोड़ के अतिरिक्त हमारा कोल का रॉयल्टी, माइनिंग का शेष लगभग 2.5 से 3,000 करोड़। इस प्रकार केंद्र सरकार के ऊपर हमारी जो छत्तीसगढ़ की देनदारी है वो 18 से 20,000 करोड़ है। अब केंद्र पैसा नहीं देगी हमको हमारा अधिकार, तो हमें जन उपयोगी कार्य करने के लिए आखिर कहीं से तो ऋण लेना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत सामान्य और सतत प्रक्रिया है। प्रदेश में खाद की किल्लत के सवाल पर रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार ने केंद्र से जितना खाद मांगा था उतना नहीं मिला। वहीं उन्होंने खाद को लेकर टीएस सिंहदेव द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उनके इलाके में जल्द ही खाद मुहैया करा दी जाएगी। हमारे कैबिनेट के बहुत ही वरिष्ठ माननीय मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब जी का मुझे पत्र मिला है कि कोरिया अंबिकापुर जिले में खाद की किल्लत हो रही है, और हमने तो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट के तहत फर्टिलाइजर आवंटन करने का काम उनका केंद्र सरकार का है, और छत्तीसगढ़ को जो आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुआ है उसका टोटल का 40% फर्टिलाइजर अभी हमको उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर सरकार अब भी गोलमोल जवाब दे रही है। इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के पत्र का जिक्र करते हुए प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे से पूछा गया तो उनका जवाब था कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व का स्वरूप क्या होगा, इस पर विस्तृत चर्चा के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। कोरबा सहित आसपास के अन्य जिलों के जंगलों को मिलाकर प्रस्तावित लेमरू एलिफेंट रिजर्व का मामला चर्चा में है। एमजीआर राज्य सरकार ने इसे लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेमरू रिजर्व को छोटा करने का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा तैयार किया गया है। ये बात मीडिया में आते ही प्रदेश भर में इस मुद्दे पर चर्चा छिड़ गई है। पर्यावरणविद और वन्य प्राणी संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ता भी लेमरू रिजर्व को छोटा करने के खिलाफ है। इधर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा साल भर पहले लेमरू को लेकर सीएम को लिखे गए पत्र को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस संबंध में जब मंत्री रविंद्र चौबे से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि लेमरू का इलाका डॉक्टर महंत के कार्य क्षेत्र में आता है। वैसे लेमरू को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार के जो भी प्रस्ताव होंगे उसे ध्यान में रखकर कोई भी फैसला लिया जाएगा। अब लेमरू प्रोजेक्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, अब आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत उसमें क्या चाहते हैं उन्होंने सरकार को पत्र लिखा होगा, लेकिन इसमें अब समग्र निर्णय आने वाले समय में होगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट कितने हजार स्क्वायर किलोमीटर का बनेगा, कितने हाथी वहाँ विचरण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी हाथियों का विचरण जो लगातार बढ़ रहा है उसको रोकथाम के और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसको केंद्र सरकार का भी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट इसको देखता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है, और स्टेट का प्रोजेक्ट उसी हिसाब से तैयार होता है। तो आने वाले समय में इसका स्वरूप क्या होगा ये बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा करने के बाद ही कोई स्पष्ट कर पाएंगे। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी बीते 2 दिनों से कोरबा जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वे थानों के निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस दौरान जिन अधिकारियों और जवानों का कार्य उत्कृष्ट है उन्हें आईजी द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। साथ ही वे अनुशासन और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं।
राजधानी रायपुर में इन दिनों बीजेपी के कुछ नेता बौखलाए हुए हैं। वे अब मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी करने लगे हैं और पत्रकारों से धक्का मुक्की करने पर उतारू हो गए हैं। ऐसा ही वाकया रायपुर नगर निगम के महापौर के कक्ष में हुआ, जो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। ये माजरा कहीं और का नहीं बल्कि महापौर के चेंबर का है, जहां बीजेपी पार्षदों ने बदसलूकी की। पार्षद की बदतमीजी का ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। दरअसल महापौर एजाज ढेबर की बाइट लेने मीडिया कर्मी पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने बीजेपी पार्षद से कुर्सी को थोड़ा हटा लेने की गुजारिश की। इतने में निगम में उप नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी पार्षद मनोज वर्मा तैश में आकर आग बबूला हो गए। इतना ही नहीं, वे बदसलूकी भी करने लगे। साथ ही कहा कि महापौर की बाइट लेनी है तो बाहर करना चाहिए, बाहर से लीजिए, पहले हमारा अधिकार है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इस मुद्दे पर महापौर एजाज ढेबर ने पार्षद के रवैये की आलोचना की और खेद जताया। साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए पार्षद को माफी मांगिए। खुद को वैक्सीनेशन का सर्वेयर बताकर राजधानी रायपुर में लूटपाट करने वाले युवक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में महिला आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहीं युवक उसका मंगेतर बताया जा रहा है। रायपुर की पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आयशा और उसके मंगेतर इरशाद को नोएडा से गिरफ्तार किया है। अब तक की जांच में इनकी साजिश और घटना से जुड़े जो फैक्ट सामने आए वो काफी दिलचस्प हैं। पुलिस के मुताबिक आयशा पेशे से सीए है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में दलाली का भी काम करती है। व्हाट्सएप के जरिए ये कुछ साल पहले रायपुर के संजीव कुमार के संपर्क में आई थी। शेयर के पैसों के मामले में आयशा को संजीव से 4 लाख रुपए लेने थे। संजीव रकम देने के मामले में आयशा को टाल रहा था। इसी वजह से लूट कर वसूली करने की साजिश रची गई। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि घटना वाले दिन से पहले आयशा रत्नागिरी से रायपुर आई, बाकायदा संजीव के घर की रेकी की। इसके बाद इरशाद के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देने ये जोड़ा महाराष्ट्र से रायपुर आया। घटना को अंजाम देकर दोनों यहां से निकल चुके थे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लुटेरों का सुराग लगाया और इन्हें धर दबोचा। थाना डीडी नगर के सालासर ग्रीन सिटी में 2 जुलाई को एक घटना घटित हुई थी। जो उनका लड़का है उनको बाथरूम में बंद कर दिया और महिला को किसी रूम में बंद कर दिया और उसके घर में सोने चांदी के जेवरात, एक लैपटॉप और एक मोबाइल, इसको लेकर वहां से चले गए थे। इसमें 342, 394 लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। आयशा और उसका जो जिसके साथ शादी तय हुई है मंगेतर इरशाद, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात और एक लैपटॉप मोबाइल जब्त किया गया है, लगभग 1 लाख के आसपास का, और इन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। डीवी लाइव में खबरें अभी और भी बाकी हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी के साथ। नमस्कार, मैं हूं लीना। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। फर्जी जाति मामले में अब ऋचा जोगी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाई पावर कमेटी ने भी ऋचा जोगी को गोंड आदिवासी नहीं माना है। कमेटी ने ऋचा जोगी के 2020 में बने गोंड जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में मुंगेली कलेक्टर को कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया है। ऋचा जोगी की जाति का मुद्दा मरवाही उपचुनाव के वक्त से ही गरमाया हुआ था। निर्वाचन अधिकारी ने उस वक्त भी ऋचा जोगी की जाति को गोंड नहीं मानते हुए उनके नामांकन को निरस्त कर दिया था। बाद में यह मामला हाई पावर कमेटी के पास चला गया था। इस कमेटी में 4 आईएएस शम्मी आबिदी, कमलप्रीत सिंह, डीडी सिंह, भुवनेश यादव समेत 6 सदस्य शामिल थे। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस बार रेत का अवैध भंडारण करने वालों ने सूरजपुर में प्रशासन को निशाना बनाया है। यहाँ 4 रेत माफियाओं ने मिलकर प्रभारी खनिज अधिकारी संदीप नायक के साथ लाठी डंडे से मारपीट की है। इस घटना में संदीप नायक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। मामला शुक्रवार को उस वक्त हुआ जब जिले के खनिज प्रभारी अधिकारी संदीप नायक अपनी टीम के साथ पचीरा गांव गए हुए थे। पूरे मामले की शिकायत के बाद 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब वहीं प्रदेश में रेत खनन पर वार
पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बिलासपुर में चर्चा करते हुए नेताम ने कहा कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, आम जनता का कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस सरकार में अगर कोई काम दिखाई दे भी रहा है तो वो केवल रेत का काम है। इधर नेताम के जवाब पर कांग्रेसी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि रेत माफिया, भूमाफिया और कोयला माफिया भाजपा सरकार की ही देन है। रायपुर के तेलीबांधा तालाब पर अब पहले की तरह लोग बिना कोई फीस दिए आ जा सकेंगे। दरअसल शुक्रवार की सुबह यहां पार्किंग वसूली का एक बोर्ड लगा दिया गया था। इसके विरोध के बाद अब महापौर एजाज टिब्बर ने मीडिया में ये कहा है कि तेलीबांधा तालाब पर जाने वालों में से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पार्किंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गलती से ये टेंडर जारी कर दिया गया, हम इसे वापस ले रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि बिना महापौर की जानकारी के रायपुर शहर के प्रमुख पब्लिक एरिया पर पार्किंग वसूली का टेंडर यूं ही नहीं गया है। खबर है कि इस मामले में सरकार ने भी नगर निगम के इस फैसले का विरोध किया और तत्काल पार्किंग वसूली का आदेश वापस लेने को कहा। इस पर महापौर ने भी बिना देरी के टेंडर ऑर्डर कैंसिल कर दिया। पेंड्रा रोड और निगोरा स्टेशन के बीच तीसरी नई रेलवे लाइन की पटरी टूटने से 9 जुलाई शुक्रवार को मालगाड़ी के 16 डिब्बे अलान नदी के पुल से नदी में नीचे गिर गए। इस भयंकर रेत दुर्घटना से राहत भरी केवल एक ही बात रही कि यह हादसा मालगाड़ी के साथ हुआ, यात्री ट्रेन के साथ नहीं। अगर ये दुर्घटना मालगाड़ी की बजाय किसी यात्री ट्रेन के साथ हुई होती तो सैकड़ों यात्री हताहत हो सकते थे। इस खबर के साथ दिए गए वीडियो और तस्वीरों को देखकर आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना स्थल का भयावह नजारा देखकर अच्छों का कलेजा कांप सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा छत्तीसगढ़ की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के मुख्य आतिथ्य, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की विशेष उपस्थिति और अनुसूचित जाति मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय की अध्यक्षता में प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में संपन्न हुई। बैठक में अभी तक किए गए कार्यक्रमों और धरना प्रदर्शन, जन आंदोलनों की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति विरोधी चेहरे को उजागर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से अनुसूचित जाति वर्गों पर, खासतौर से महिलाओं और बच्चों पर शारीरिक उत्पीड़न की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।